ठीक है, तो 2 पॉइंट यहाँ पे बात हो गई कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी का पहला पॉइंट है कि कोई भी एनर्जी का सोर्स जब भी एनर्जी को इमिट करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है तो बहुत छोटे-छोटे एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में करता है। उन पैकेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन या क्वांटा या क्वांटम बोलते हैं। ठीक है, सेकंड इस थर्ड पॉइंट में देखिए, इसमें एक फॉर्मूला उन्होंने सजेस्ट किया, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा और फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, मतलब हर एक फोटॉन या क्वांटा की जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो उस रेडिएशन, जो भी रेडिएशन इमिट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ठीक है, जो एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा और फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो E प्रोपोर्शनल टू न्यू है ना। और अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पे हटा दें तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, और इसे प्लैंक ने ही इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए इसको हम लोग प्लैंक कांस्टेंट के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, E बराबर एच न्यू। यहाँ पे E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लिख लीजिए E है एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, है ना, ये एक फोटॉन की एनर्जी है बेटा, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन या वन क्वांटा भी बोल सकते हैं हम लोग, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन और वन क्वांटा। हाँ, प्लैंक इसकी बताते हैं, देखो H यहाँ प्लैंक कांस्टेंट है, H बेटा यहाँ क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। हाँ, इस ये कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, क्या होती है बताओ भाई, 6.626 into 10 raised to the power -34। ठीक है, नहीं 34 होती है माइनस में, सही बताया अच्छे से। हाँ, वो फिर चेंज है, मुझे एसआई वाली याद है, ईएससी में चेंज कर 10 पावर 7 का डिफरेंस आया है, 10 की पावर 7 से चेंज हो जाएगी। हाँ, आप बस ये आप एसआई वाली याद कर लो, क्योंकि जरूरत इसी की पड़ती है ना, अर्ग वाली से और कंफ्यूजन ही क्रिएट होगी। तो H की जो मेन वैल्यू है वो यही आप याद रखिए, 6.626 into 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। जूल मतलब एसआई यूनिट में आ रही है। और न्यू क्या है, ये रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। वो जो भी इलेक्ट्रो, मान लो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आप एक्सरेज यूज कर रहे हैं तो वो फ्रीक्वेंसी एक्सरे की रखनी पड़ेगी, है ना। जैसे आप यूवी लाइट यूज कर रहे हैं, अल्ट्रावायलेट, तो वो अल्ट्रावायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी है। आप आईआर यूज कर रहे हैं तो आईआर, आप रेडियो वेव यूज कर रहे हैं तो वो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी आप जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, ठीक है। तो एक फोटोन की एनर्जी इतनी होती है। अच्छा बताओ कि एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, ठीक है। और अगर वो कोई लाइट सोर्स है, मान लो एक बल्ब भी मान लेते हैं, ये सिंपल नॉर्मल CFL मान लो, LED बल्ब मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। अगर ये बल्ब का जो फिलामेंट है वो 1 सेकंड में कुछ n नंबर ऑफ फोटोन इमिट कर रहा है। सपोज दिस बल्ब है ना इमिटेड, ये कंसीडर करके चल रहे हैं, इमिटेड n नंबर ऑफ फोटोन, n नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, 1 सेकंड है ना। अगर 1 सेकंड में n नंबर ऑफ फोटोन इमिट कर रहा है तो बताइए टोटल कितनी एनर्जी इमिट कर रहा होगा पर सेकंड, h n टाइम्स ऑफ h, ठीक है। तो बस ये बस लिखना आना चाहिए। इसका मतलब वो जो बल्ब है या जो भी लाइट का सोर्स है वो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी इमिट करेगा, n टाइम्स ऑफ h, ठीक है, n टाइम्स ऑफ h। अच्छा, न्यू और वेवलेंथ में एक रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था, c बाई लैम्डा, उसको भी यूज कर लेते हैं। चलो, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c बाई लैम्डा। तो अगर हम लोग न्यू की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा n c बाई लैम्डा। हाँ, वी बार भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही। तो एक ये एक जनरल सा फॉर्मूला हमें मिल जाता है, ठीक है। मतलब कोई भी लाइट सोर्स अगर कभी ऐसा दिया जाए क्वेश्चन में कि 1 सेकंड में कुछ n नंबर ऑफ फोटोन इमिट कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी इमिटेड पर सेकंड हो जाएगी n टाइम्स ऑफ sc बाई लैम्डा, ठीक है।
n टाइम ऑफ h न्यू, और न्यू को लिख देंगे c बाई लैम्डा। ठीक, क्लियर? तो बेसिक फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल में अभी छोटे मोटे जो न्यूमेरिकल है वो इस फॉर्मूले से हमारे सॉल्व हुआ करेंगे। ठीक है, बेसिक टाइप के जो न्यूमेरिकल है इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाया करेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन नेचर ऑफ मैटर पे डिपेंड, क्योंकि उसमें क्या होता है जो मतलब वो लाइट एब्जॉर्ब करता है, इमिट करता है। देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है, अगर थोड़ा बेसिक समझो कि ऐसे सभी बॉडी जो हर तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, हर तरह की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, या हर तरह की रेडिएशन को इमिट कर सकते हैं, वो उनको हम लोग ब्लैक बॉडी बोलते हैं, है ना। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। और वो सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा मैटर के, तो बिल्कुल करेगा, क्योंकि हर एक बॉडी के अंदर ऐसा नहीं होता है कि वो सारी तरह की रेडिएशन ही एब्जॉर्ब करे या सारी तरह की इमिट करे, है ना। जैसे अर्थ में तो आप समझ लो कि आइडियल ब्लैक बॉडी तो कोई ऐसा अर्थ में ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई भी मैटर ऐसा नहीं जो आइडियल ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करे, है ना। स्टार्स जैसे सन भी हमारा एक स्टार का ही रूप है, तो सन को हम लोग एक आइडियल ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं। या बहुत सारे स्टार ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर सन से भी ज्यादा है, तो वो भी एक अच्छे ब्लैक बॉडी रेड, क्योंकि सन हर तरह की रेडिएशन इमिट कर रहा है, अल्ट्रावायलेट भी कर रहा है, यूवी रेज भी कर रहा है, आईआर भी कर रहा है, कॉस्मिक रेज भी निकाल रहा है। वो बात है अर्थ तक आ नहीं पा रही कॉस्मिक रेज, नहीं तो तबाही मच जाए। ठीक है, कॉस्मिक रेज बोलते हैं कि वो इतनी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाती, बहुत डेंजरस होती है कॉस्मिक रेज, तो वो सन से बस सारे सरफेस पे ही इलेक्ट्रोट्रांसमीटर को डिस्ट्रॉय कर देती है। हाँ, वो सन के सरफेस तक ही रहती है, किसी प्लेनेट तक नहीं पहुंच पाती है ना। अब वो मरकरी अर्की में हो सकता है पहुंच जाए, सबसे नियरेस्ट प्लेनेट शायद वही है ना, लेकिन अर्थ तक तो नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो वो सबसे डेंजरस होती है, लेकिन मैटर के नेचर डिपेंड करेगा, क्योंकि ऐसा मैटर जो बहुत हाई टेम्परेचर पे उसका टेम्परेचर ब्लैक बॉडी होने के लिए एक पढ़ेंगे आगे कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए, पता नहीं कितने केल्विन के आसपास, तब वो बॉडी ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करती है। ठीक है, सब प्लाज्मा को तो ब्लैक बॉडी कह सकते हैं। प्लाज्मा के बारे में वही है कि पूरी तरह से अभी उसकी प्रॉपर्टीज ही नहीं डिफाइंड है। प्लाज्मा एक ऐसा स्टेट है मैटर का कि साइंस में अभी उसमें बहुत रहस्य छुपे हुए हैं, तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, प्लाज्मा स्टेट अर्थ में वैसे भी नहीं एग्जिस्ट करती, तो ये कह पाना, अभी हम लोग जो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे वो केवल जो वो स्टेट जिनके बारे में ऑलमोस्ट सारी बातें लगभग पता है, डिस्कवरी काफी कुछ हो चुकी है, रिसर्च चल रही है, क्योंकि उसके सोर्सेस भी अर्थ में बहुत कम है। अब कहीं ना कहीं से अगर मिलेंगे तभी तो वो पता लगा पाएंगे उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हम लोग, क्योंकि अभी कुछ क्लियर ही नहीं है। तो हाँ, ये फॉर्मूला वही ऊपर वाला ही है, ठीक है, NSC वैल्यू। आप सीधे क्वेश्चन पे हम लोग फिर आते हैं, उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन, ये फॉर्मूला वही है, मैंने वही दोबारा लिख दिया, वही ऊपर लिखा हुआ है, वही ये लिखा हुआ है येलो से, है कि एक कोई बल्ब है, अगर वो 1 सेकंड में n नंबर ऑफ फोटोन इमिट कर रहा है, तो वो टोटल एनर्जी इमिट करेगा n टाइम्स ऑफ SC वैल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला दो। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछाएंगे, इस पे थोड़ा आते हैं। जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। ए मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 3100 एंगस्ट्रॉम। एक कोई अच्छा, ये मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब है? एक ही कलर, सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट, बिल्कुल सही। मोनो मतलब वन ही होता है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब उसमें एक सिंगल वेवलेंथ प्रेजेंट है। सिंगल वेवलेंथ वाली लाइन जो है वो मोनोक्रोमेटिक होती है। मल्टीक्रोमेटिक मतलब उसमें और एक से ज्यादा तरह की फोटॉन्स होंगे और उनकी वेवलेंथ भी अलग अलग होगी। ठीक है, तो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली लाइट है ना, और उसकी वेवलेंथ एग्जैक्ट कितनी है, 3100 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा
की वैल्यू आपको दे दी गई, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, पहले लिख लेंगे गिवन क्या क्या दिया हुआ है, बस लैम्डा ही दिया हुआ है फोटोन की वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम। फिर क्या रहा है, देन कैलकुलेट, क्या क्या पूछ रहा है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इन जूल। हाँ करना पड़ेगा, ऐसा ही में करना पड़ेगा। तो देखो सबसे 3 बातें पूछी, पहले पार्ट में पूछ रहा है एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है। तो देखो एक फोटोन की लिख देंगे एच न्यू, ठीक है, और न्यू को क्या लिख देंगे सी बाय लैम्डा, अभी फॉर्मूला में पढ़ा था। अब इसमें देखो h का वैल्यू कांस्टेंट होता है, ये हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, 6.626 लिखना चाहिए, लिख दो, लेकिन डेसिमल के बाद 2 डिजिट सफिशिएंट होती, इनटू 10 पावर माइनस 34, ये मैंने जूल सेकंड वाली ले ली है, ठीक है, जूल इनटू सेकंड। और c स्पीड ऑफ लाइट है, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 पावर 8, और लैम्डा मीटर में रख दीजिए, एसआई में करना है हम लोग को, लेकिन ऊपर लैम्डा दिया हुआ एंगस्ट्रॉम में, तो इसको बेटा कन्वर्ट कर लीजिए, 3100 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा इतना 31 10 पावर माइनस 10, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, जो हो जाएगा देखो 6.262 इंटू 3 इंटू 3100, अच्छा पावर एक जगह कलेक्ट कर लो, तो 10 की पावर माइनस 34 और प्लस 8 कितना हो जाएगा माइनस 26, और डिनोमिनेटर में माइनस 10 ऊपर आएगा तो प्लस 10, तो ये थोड़ा 26 यस सर 26 होगा। -26 है, ओके ओके, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 26 होगा, और माइनस 26 और प्लस 10 कितना हो जाएगा -16 है ना। अभी ये आगे वाला मैंने नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं केवल 10 की पावर को पहले लिख रहा हूँ सही से। ये आ गया 10 पावर माइनस 16 है। अच्छा कोई जरा इसको करके बताओ जल्दी से, ये कितना आ रहा है 6.62 इंटू 3/30, ये आगे वाले जो नंबर है ये थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आ रहा है। है ना, कैलकुलेटर से भी कर सकते हो जल्दी से करके, बस सर 0.006 बताएंगे, वैसे मैनुअली करने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ कितना आ रहा है 0 सर 0.0064 0.0064 इंटू 10 पावर माइनस 16 है ना बेटा, यस सर यही आ रहा पक्का। यस यस सर यस सर। अच्छा अब इसको सही है, एक बार कर लो जल्दी से, गड़बड़ नहीं होना चाहिए बस। अच्छा वो 10 पावर माइनस 19 में कर दिया होगा उसको आपने, है कितना बताया 6, ठीक है। हाँ साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिए, साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल के एक डिजिट के बाद मतलब ऐसे है ना 6.4 ठीक, तो ये एनर्जी आ गई एक फोटोन की, है ना। अब देखो सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है एनर्जी ऑफ वन फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें यही एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करनी है। अब यह कन्वर्जन यूज करना पड़ेगा। बताओ भाई एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं 1.6 into 10⁻⁹ है ना। ये कन्वर्जन हम लोग को याद होना चाहिए, ये सभी लोग नोट कर लीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होता है। अगर कहीं भूल जाओ तो याद रखना कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁹, है ना। तो ऐसे इसको रिकॉल कर सकते हैं। तो अगर जैसे ये जूल में आ गई एनर्जी, और अगर मुझे वोल्ट कितने से डिवाइड करना हो 1.6 सर आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। तो ऊपर हमने अभी एनर्जी निकाली,
0. या सीधे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिल्कुल सही। तो जो भी आ रही है उसमें बस सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। 10 पावर माइनस सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। अच्छा, अब आ रही सही? नेटवर्क थोड़ा हिल गया था। No sir, आ रही है। सही आ रहा है। अच्छा अच्छा, अभी थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ था नेटवर्क, अब ठीक हो गया है मेरा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो, बताओ। आंसर 0.064 नहीं आया, 6.406 आ रहा है और सर 10 और -16 हो सकता है। वो पॉइंट इधर आएगा ना, 6.6 नहीं, एक सेकंड, ये वाला कैलकुलेशन करने पे इतना ही आ रहा होगा ना। नहीं सर वो 6.46 आ रहा है। इसको मतलब नीचे वाला सारा 0 निकाल माय फ्रेंड। वैसे ये सही लिखा हुआ है ना, देखो 6 into 3 मोटा मोटा भी करो, 6 into 3 18 हो गया, 18.31। हाँ तो फिर सही है, हा? मतलब ये पूरी वैल्यू इतनी आ रही है। तो उसमें ये इतना कैलकुलेशन इतना ही आ रहा है, बाकी 10⁻16 अलग है। फिर उसमें पॉइंट मैंने 3 आगे बढ़ा दिया, तो वो 16 में ऐड हो गए, -19 हो गया, ठीक है। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आधा पन्ना भर गया हम लोग का, पूरा आधा पन्ना पूरा भर गया। और क्वेश्चन में इतनी कोई दम नहीं थी, लेकिन फालतू की कैलकुलेशन भी हम लोग को करनी पड़ रही है। ये जो गंदी कैलकुलेशन है, इससे हम लोग को बचना है पहली बार, ठीक है। हाँ, अब आपको मैं एक ऑब्जेक्टिव मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि देखो इस फॉर्मूले में जब एनर्जी निकाली हमने 80 बाय लैम्डा से, तो x की वैल्यू कांस्टेंट है। x की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट कभी नहीं बदलेगा, दुनिया बदल जाएगी लेकिन h नहीं बदलेगा, कांस्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या कभी चेंज होगी? आज 3 मीटर का रेट है, 1 साल के बाद कुछ और हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगी, तो ये दोनों कांस्टेंट है। तो हम लोग इनकी वैल्यू को हर बार रखें क्वेश्चन में और बार अपनी कैलकुलेशन को बढ़ा दें, वो अच्छा नहीं है। आपको मैं एक सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ, H और C का जो प्रोडक्ट है वो सीधे याद रखो आप लोग, है ना। देखो ये ऑब्जेक्ट, देखो सब्जेक्टिव में भले ही आप ऐसे करो, है ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव में टाइम हमें बचाना होता है, उसके लिए थोड़े से शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मेथड में जब भी आप फोटोन की एनर्जी निकाल लो आगे से, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, 12,400। न्यूमरेटर में आप लिख लो क्या, 12,400 और डिवाइडेड बाई सीधे लैम्डा। लेकिन इस फॉर्मूले में 2 बातें ध्यान रखनी होगी, जब भी ये फॉर्मूला लगाएंगे तो लैम्डा शुड बी इन एंगस्ट्रॉम, हाँ तो तभी वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है। लैम्डा हमेशा एंगस्ट्रॉम में रखिएगा, ज्यादातर एंगस्ट्रॉम में दिया भी जाएगा। में ही दी, हाँ सर आवाज नहीं आई, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, है ना। मतलब इससे डायरेक्ट आपको जो एनर्जी की यूनिट मिलेगी, एनर्जी आएगी ना फोटोन की, वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली मिल जाएगी, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन के लिए हम लोग जरा लगा के देखते हैं। इस क्वेश्चन में फोटोन की एनर्जी निकालनी थी हमें, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली जैसे निकालनी थी। अच्छा, लैम्डा कितना दिया हुआ था, है ना? देखो तो 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से ये कैंसिल, और 31 का 4 टाइम्स ही तो है 124, तो सीधे आगे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना।
लेकिन उस फालतू कैलकुलेशन से बच गए कि नहीं बच गए। तो ये आपको काफी रिलीफ देगा फॉर्मूला। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 12,400 न्यूमरेटर में, ये लैम्डा ही सब दिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा कभी जूल में पूछी जाए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लो और फिर मल्टीप्लाई किससे बेटा। सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा क्रैक कर रही है। जाएगी तो निकाल लेंगे हम लोग 4 into 1.6 10⁻⁹ है ना। इससे आप जूल में भी निकाल सकते हैं। ठीक है। हाँ क्या आवाज अभी भी क्रैक कर रही है? सर बीच बीच में कर रही है। अरे आज कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम मुझे भी महसूस हो रही है। लेकिन अब कुछ ऐसे ही आज वाला क्लास तो करना ही पड़ेगा हम लोग को, तभी मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो तो आप लोग उससे देख लीजिएगा, है ना। जबकि मैं समय सबसे जो ठीक चलता है वाईफाई अपने यहाँ, उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आज वही सही नहीं चल रहा है। ठीक है आगे ये समझ में आ गया फंडा। बस ये आपको मैं बताना चाह रहा था कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन hc/λ होता है, लेकिन वो किस मेथड, जो कन्वेंशनल मेथड है कि h की वैल्यू रखो, c रखो, लैम्डा रखो, फिर गंदी कैलकुलेशन करो, उससे टाइम बचाना है। इतना टाइम कहाँ होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, 12,400/λ कई बार आप ओरली भी आंसर खट से निकाल लें। ठीक है, बस ध्यान रखना कि एंगस्ट्रॉम लैम्डा जो हो एंगस्ट्रॉम वाला ही रखना, और एनर्जी इससे जूल में नहीं आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। हाँ बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1.6 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, या तो कई बार तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही काम चल जाएगा, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला आपको स्मार्ट फॉर्मूला मैंने इसको बोल दिया है। आप लोग स्मार्ट सिटी के रहने वाले हो, लखनऊ के रहने वाले हो, ये फॉर्मूला लगाइए आप लोग। ठीक है ना। हाँ तो ये हो गया। ठीक है। हाँ लेकिन एक बात और है, भाई स्कूल के पेपर में, मान लो स्कूल के पेपर में यही क्वेश्चन आ गया और तुमने 12,400/λ लगा दिया आंसर आपका सही आएगा, लेकिन टीचर को ये अच्छा नहीं लगेगा अगर आपने आधे पन्ने का, एक पन्ने का क्वेश्चन एक लाइन में कर दिया सब्जेक्टिव में। वो ये क्वेश्चन जो दिया था ये 3 नंबर के लायक था क्वेश्चन स्कूल पेपर के हिसाब से, तो 3 नंबर उससे देते बनेंगे नहीं आपका सॉल्यूशन देख के। तो वहां नौटंकी कर देना, वहां पूरा सॉल्व कर देना। भाई स्कूल वाले चाहते हैं कि h की वैल्यू रखो, c की रखो, तो वहां एक ही क्वेश्चन आएगा 3 नंबर के लिए पूरा कर देना। हाँ ये कर सकते हो, h और c की वैल्यू लिख देना 6 पॉइंट और कैलकुलेशन रफ में करके इस फॉर्मूले से खट से आंसर चिपका देना, है ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो h और c रख के दिखा देना कि h की वैल्यू 6.6 10⁻⁷ c स्पीड ऑफ लाइट। और स्मार्ट ट्रिक वहां भी लगा सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए तो यही आप यूज करिएगा, ये बिल्कुल याद रखिए, रट्टा लगा लीजिए इसको। ठीक है, क्लियर है सभी को? सर इसका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। हाँ क्या करो बेटा? सर इसका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। हाँ इस फॉर्मूले से जो आएगा एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, है ना। ये इस वाले फॉर्मूले 12,400/λ से करेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, फिर उसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं 1.6 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके उसको फिर जूल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चले फिर आगे बढ़े। एक ये क्वेश्चन जैसे करना है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए 100 वाट बल्ब, 100 वाट का एक बल्ब है, वाट पावर होती है बल्ब की। ठीक है, ए 100 वाट बल्ब इमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। एक 100 वाट का बल्ब है, उससे एक कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट इमिट हो रही है, और उसके जो फोटॉन्स हैं, उस मोनोक्रोमेटिक लाइट के में जो फोटॉन्स हैं, उन फोटॉन की वेवलेंथ दे रखी है।
ठीक है, तो ये एक्चुअली वेवलेंथ आपको दी हुई कितनी 400 नैनोमीटर। इसको तुरंत एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि वही फॉर्मूला लगाना होता है हम लोग को, एंगस्ट्रॉम में चाहिए होता है। तो 1 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं? 10 है। हाँ बिल्कुल सही। तो एक जीरो बढ़ा दो बस। नैनोमीटर को कभी भी एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो एक जीरो बढ़ा दो, है ना, क्योंकि 1 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। ठीक है ना? एंगस्ट्रॉम बड़ी छोटी यूनिट है, नैनोमीटर उससे बड़ी यूनिट है, 10 का डिफरेंस होता है बस। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब जो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसकी वेवलेंथ दी हुई है 4000 एंगस्ट्रॉम। आपसे पूछा क्या है उसने? कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकंड बाय बल्ब। वो बल्ब 1 सेकंड में कितने फोटोन इमिट कर रहा है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये 100 वॉट है, इसका क्या मतलब है? ये 100 वॉट का मतलब कोई बताए मुझे। हाँ पावर है, पावर बहुत बढ़िया। 100 जूल एनर्जी ये एक बार। हाँ बहुत बढ़िया। वॉट होता है एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड, है ना, और एसआई में अगर देखें तो वॉट हो जाएगा जूल पर सेकेंड। इसका मतलब ये जो बल्ब है 400, ये जो 100 वॉट का बल्ब है वो 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है। इसका मतलब ये बल्ब अगर हम लोग बोले तो 1 सेकेंड में टोटल कितनी एनर्जी इमिट कर रहा है? 100 जूल। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। ये जो भी बल्ब है 100 वॉट का जो बल्ब है वो 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी इमिट कर रहा है। ये वॉट बहुत कॉमन सी यूनिट है। जैसे आप मार्केट में CFL लेने जाओ, LED लेने जाओ, ट्यूबलाइट लेने जाओ, बल्ब लेने जाओ, तो आप बोलोगे कि भैया 40 वॉट का बल्ब दे दो, है ना। आजकल LED कम कम की आ रही है, 6 वॉट 8 वॉट। ठीक है, तो जितना कम वॉट का है तो उतना कम एनर्जी इमिट करेगा वो। मतलब एनर्जी इमिट कम करेगा तो एक्सटर्नल जो सर्किट है उससे एनर्जी कंज्यूम भी कम करेगा, तो आपका बिजली का बिल थोड़ा सा बचेगा, है ना, बोलते हैं ऐसा। ठीक है, अच्छा। लेकिन एक ये आप लोग फिजिक्स में थोड़ा पढ़े भी होंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, ऐसा कोई बल्ब आज तक बना ही नहीं है जिसका रेजिस्टेंस 0 हो। ठीक है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही, और रेजिस्टेंस की वजह से वो थोड़ा हीट लॉस भी करता है। तो जैसे इस बल्ब में लिखा हुआ है कि 100 वॉट का बल्ब है ना, इसमें चिपका हुआ 100 वॉट, लेकिन इसका मतलब ये इसकी थ्योरेटिकल पावर है। थ्योरेटिकल पावर मतलब कि अगर ये 100 वॉट का बल्ब है, अगर इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल 0 हो तो वो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी इमिट करेगा? 100 जूल। लेकिन हर बल्ब की अपनी इफिशियंसी होती है, किसी बल्ब की इफिशियंसी 100% नहीं होती है ना। अगर मैंने बोल दिया ये बल्ब की इफिशियंसी 90% की है, इसका मतलब वो 100 जूल इमिट करना चाहिए थ्योरेटिकली। जब उसकी इफिशियंसी 100% होती तो पूरा 100 जूल इमिट करता है, लेकिन 90% है तो 100 का 90% मतलब 90 जूल इमिट कर पा रहा होगा। वो 10 जूल उसकी हीट लॉस में जा रहा होगा, क्योंकि उसके वायर जो है या जो भी टंगस्टन के हैं वो सब वो रेजिस्टेंस है उनका, है ना। तो कई बार आपको इफिशियंसी भी दे दी जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, आपको उसने इफिशियंसी बल्ब की दे दी 100% पहले पार्ट में, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 100% है मतलब 100 वॉट का बल्ब एग्जैक्टली 100 जूल एनर्जी इमिट कर रहा है ना, जैसा उसने बोला है उसको अगर माने तो सीधे हम लोग वही फॉर्मूला लगा देंगे, एनर्जी इमिटेड बाय बल्ब इक्वल टू N इंटू SC बाय लैम्डा, और HC को क्या लिख देंगे हम लोग? 12,400 अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब देखो N हमें निकालना है, N नंबर ऑफ फोटोन है जो 1 सेकंड में इमिट हो रहे हैं, लैम्डा हम लोगों ने एंगस्ट्रॉम वाला निकाल लिया 4000। ठीक है, और टोटल एनर्जी कितनी इमिट कर रहा है वो? 100 जूल। ठीक है, लेकिन अभी एक इसमें बहुत छोटी सी मिस्टेक है। अभी यूनिट में एक लफड़ा हो रहा है। देखो राइट हैंड साइड में ये जो टर्म निकल के आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा इस फॉर्मूले से, है ना, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में एनर्जी जूल में। तो अभी यूनिट सेम नहीं है, हाँ, जब तक यूनिट सेम नहीं होगा तो आंसर सही नहीं मिलेगा। तो या तो दोनों तरफ आप जूल में कर लो एनर्जी को, या दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना आसान होता है, 1.6 10 990 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलो इधर वाली को कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट हैंड साइड।
है ना, ये समझ में आ रहा है कि अभी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, तो दोनों तरफ चलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा ये तो सीधे सीधे कैंसिल ही होता दिख रहा है, 0 0 कितना आ रहा है 33.1, लेकिन 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है, जूल में कन्वर्ट करना है तो साथ ही साथ मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁻90, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एनर्जी जूल में। अब आप n निकाल दो, सर डिवाइड करेंगे n नहीं बेटा, इधर हम लोग इलेक्ट्रॉन, देखो राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन में वोल्ट में इतने जूल होते हैं, है ना। ओके सर। तो यहाँ से n निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ भाई कोई निकाल के कितना आएगा। देखो 10 की पावर -19 ऊपर 201 point, so 20.1 into 10 to the 19. हाँ कितना शुरुआत में कितना था 20 20.13 into 10 to the power 9. 20.8 है 3. So 20.1. 20.1 20.1 into 10⁻19 है। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2.01 into 10⁻20, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना चाहिए, मतलब कि एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना, ठीक है। मतलब वही है, बस निकालना आना चाहिए। तो ये हम लोगों ने आंसर निकाल लिया कि वो जो बल्ब है जिसकी पावर 100 वाट थी वो 1 सेकंड में इतने फोटोन इमिट करेगा, ठीक है। लेकिन एक ऑप्शन, एक पार्ट और है इसी क्वेश्चन में, यही बल्ब कह रहा है सेकंड पार्ट में इफ इफिशियंसी ऑफ बल्ब इज 80%। देखो उसमें जहां पे मैंने 100 जूल लिया है, 100 का 80% मतलब 80 जूल लेके करना पड़ेगा, ठीक है। और सीधे आंसर में फोटोन तो निकलने का 100% है, फोटोन का नंबर ऑटोमेटिक सीधे आया है, इसी का 80% निकाल दो, है ना, इसी में 0.8 से मल्टीप्लाई करके निकाल लो तो डायरेक्ट आंसर वो भी वो सेम वही आंसर आएगा। हाँ क्योंकि इतने फोटोन तब इमिट हो रहे हैं जब 100% इफिशियंसी है बल्ब की, 80% तो सीधे नंबर ऑफ फोटोन एग्जैक्ट 80% हो जाएंगे। तो आप इसी नंबर का 80% निकाल लो तो वो सेकंड पार्ट का आंसर बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है। 20 का 80% लगभग 16 आया, बिल्कुल सही, 16 पॉइंट समथिंग 10⁻19 है, ठीक है, बहुत कोई आंसर, ठीक है। तो इसमें किसी को डाउट, कोई भी स्टेप में कहीं भी, बस ये वाला स्टेप में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोई कई बार जल्दीबाजी में होता क्या है कि हम लोग ये फॉर्मूला तो लगा देते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि इससे आंसर किसमें आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर इधर जूल में चल रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यूनिट अगर आपने बराबर नहीं करी तो आंसर आपका गलत आने लगेगा, है ना। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब एक ही क्वेश्चन ये आप ही को करना है, मैं इसमें कुछ बताऊंगा नहीं, सीधे आंसर ही बताऊंगा। कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ टू फोटॉन हैविंग वेवलेंथ 400 नैनोमीटर एंड 500 नैनोमीटर। 5:4 की 4:5? 5:4. कुछ मिस है Sir, 5:4. So 5:4. अच्छा अभी 5:4. इसको करके फिर से 5:4 ना, हाँ ठीक 5:4, मैं कंफ्यूज कर रहा था आप लोगों को, लेकिन बिल्कुल सही बताया आपने, 5:4 ही आएगा। एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। So
सर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल का बोलो सर बेटा, एक बार बताइए। कन्वर्शन दिखा दीजिए। सर जो कन्वर्शन था इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल तक का, सर वो बता दीजिए कन्वर्जन सर। हाँ, देखो कन्वर्जन ये मैंने लिखा हुआ है। बस आप इतना कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻19 जूल। जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में अगर कन्वर्ट करना है तो अपन लोग को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई, और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इस नंबर से फिर डिवाइड करना। ओके सर। है क्लियर? यस सर। चलिए फिर आगे बढ़े। चलो यस अच्छा। सर। हाँ, ये क्वेश्चन में देखो क्या करना है, एक बार मैं कर दे रहा हूँ, अगर बाकी आप लोगों ने बता तो दिया ही। वैसे एनर्जी, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वेवलेंथ से कैसे रिलेट करेगी, तो E बराबर sc/λ। अब देखो यहाँ पे दो फोटोन है, ठीक है। एक फोटोन की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है, दूसरे की 500। तो पहले फोटोन के लिए मैंने लिख दिया E1 = sc/λ, इक्वेशन नंबर 1। और ऐसे ही मैं दूसरे फोटोन के लिए लिखूं, उसकी एनर्जी तो हो जाएगी E2 = sc/λ। अब आपसे वो कह रहा है इन दोनों फोटोन की एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है ना। अच्छा, एक में λ1 कर दो पहले वाले में, इसमें λ1 पहले वाले, ठीक है। अब हमें पूछा क्या एनर्जी का रेशियो, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, रिस्पेक्टिवली निकाल लें। तो E1/E2, और जब डिवाइड करेंगे तो SC क्या हो जाएगा, हाँ कैंसिल ही हो जाएगा, बिल्कुल सही। SC से कैंसिल, चौथी मंजिल ऊपर आएगी, मतलब कि ये बन जाएगा E1/E2 = λ2/λ। सीधा ये रिजल्ट लग जाएगा। तो इसको एज ए चाहो तो रिजल्ट के तौर पे याद भी रखो। इलेक्ट्रॉन फोटोन की एनर्जी का रेशियो उनकी वेवलेंथ के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। E1/E2 = λ2/λ1, ठीक है। तो λ2 है 500 नैनोमीटर और ये 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर सेम ही है, 0 0 उड़ गया, रेशियो क्या आ गया 5:4, ठीक। तो बिल्कुल बेसिक, आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी मिलेंगे कि केवल सीधे प्लेइंग कांस्टेंट, प्लेइंग की इक्वेशन का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। इसको नोट कर लो। फिर एक क्वेश्चन ये वाला कर डालो, ये कर लिया तो फिर इस तरह क्वेश्चन होने पे दिक्कत नहीं आने वाली। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, लेकिन समझ के करिएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ब्रोमीन इज दिस वैल्यू। ब्रोमीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी हुई है आपको किलोजूल पर मोल में। पूछ क्या रहा था, मिनिमम वेव नंबर है ना, मिनिमम वेव नंबर पूछ रहा है, द मिनिमम वेव नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, ठीक है। ब्रोमीन के सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए वेव नंबर कितना मिनिमम रिक्वायर्ड होगा। वेव नंबर क्या होता है, हाँ, लैम्डा का रेसिप्रोकल। एक तरह से वो हमसे 1/λ पूछना चाह रहा है। So there the atomic number क्या होता है? ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 80। ब्रोमीन एटम का एटॉमिक नंबर 80। पूरे मॉलिक्यूल का 160 हो जाएगा मोलर मास ब्रोमीन मॉलिक्यूल का। लेकिन उसकी जरूरत मेरे ख्याल से पड़ेगी नहीं इस क्वेश्चन में। हाँ, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे कन्वर्ट करोगे तो थोड़ा सा मोलर मास की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं ना एनर्जी, वो एक फोटोन की पढ़ रहे हैं। आपको एक मैं सिंपल सा बताता हूँ, तुम लोग एक इस रिजल्ट को यूज करो तो थोड़ा जल्दी आंसर मिल जाएगा, अदरवाइज कन्वर्जन में टाइम लगेगा।
लिखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 94.6 किलो जूल पर मोल। ये भी एक स्टैंडर्ड कन्वर्जन ही है। कई बार आपको एनर्जी जो है बॉन्ड एनर्जी वगैरह किलो जूल पर मोल में दे दी जाती है। बॉन्ड एनर्जी की स्टैंडर्ड यूनिट किलो जूल पर मोल होती है और किलो जूल पर मोल को डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 94.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रोमीन की बॉन्ड एनर्जी किलो जूल से कन्वर्ट करके किसमें ले आओ, इलेक्ट्रॉन। फिर फॉर्मूला लगाओ क्योंकि वो जो बॉन्ड है वो फोटॉन्स के थ्रू ब्रेक हो रहे हैं, है ना। फोटॉन की बम्बार्डिंग कराई जा रही होगी ब्रोमीन मॉलिक्यूल के ऊपर और वो फोटॉन तोड़ रहे हैं उसका बॉन्ड। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी बराबर के कर देना, है ना। लॉजिक समझ में आ रहा है? सर आंसर बी आ रहा है। हाँ बी आ रहा है। हाँ उसको देखो समझो तो इसमें थोड़ा छोटा सा बस वही लॉजिक है। बॉन्ड एनर्जी होती क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी क्या है, जैसे कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है ना, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन मॉलिक्यूल की बात किया तो यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। और बॉन्ड एनर्जी होती है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एक कोवेलेंट बॉन्ड इज डिफाइंड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो जैसे ये ब्रोमीन का ये सिंगल बॉन्ड है, अगर आप चाहे तो ये ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो इसको तोड़ने के लिए जो भी मिनिमम एनर्जी चाहिए हमें वही उसकी बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है। और वो हमें दी हुई है कि 1 किलो मतलब कि ब्रोमीन के 1 मोल की नेट बॉन्ड एनर्जी है 194 किलो जूल। 1 मोल ब्रोमीन की दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कि 1 मोल की दी हुई है, लेकिन एक मॉलिक्यूल की कितनी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये जो आ रही है पर मॉलिक्यूल आ रही है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ जो आ रही है ना वो 1 मोल की नहीं आ रही, ये पर मॉलिक्यूल की आ रही है। ये भी खास बात है, ठीक है। तो 1 मोल के रिस्पेक्ट में 1 मॉलिक्यूल की जब निकालेंगे बॉन्ड एनर्जी ब्रोमीन की, तो बताओ कितनी आएगी। बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2 पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की, हमें तो एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ना है ना बेसिकली। तो 1 मोल को तोड़ने के लिए कितनी चाहिए, कितनी दी थी 194 है किलो जूल। और एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए ये कन्वर्जन लगा दो, 1 किलो जूल पर मोल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं, तो बेटा इस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। 94.6 कितनी आ रही, 2.05 है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमने पहले ये पता लगा लिया कि ब्रोमीन, एक ब्रोमीन का जो सिंगल बॉन्ड है, अगर इस पे इतनी एनर्जी गिर जाए 2.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो ये बॉन्ड तबाह हो जाएगा। और वो एनर्जी हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, रेडिएशन के थ्रू। इस पे एक्चुअली फोटॉन्स की कोई रेडिएशन फॉल करानी है ना, कोई पर्टिकुलर रेडिएशन फॉल करा रहा है और उस रेडिएशन की में जो फोटॉन्स है ना, वही जाके टकराएंगे उस कोवेलेंट बॉन्ड से। तो उस रेडिएशन की फोटॉन की एनर्जी अगर इस बॉन्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, मतलब 2.05 के बराबर हो जाए, तो वो उसके बॉन्ड को क्या कर देगा, एक हाँ, यहाँ पे मान के चलने कोई एक फोटॉन ऐसा होगा जिसकी एनर्जी मिनिमम इतनी अगर है और वो आके टकरा गया तो उसकी बॉन्ड एनर्जी को ब्रेक कर देगा। अच्छा, एक फोटॉन की कैरेक्टरिस्टिक होती है, शायद मैंने अभी बताया नहीं है, आगे फोटोरेटिक बेट में आएगा, कि फोटॉन एक ऐसा पार्टिकल होता है कि जैसे 2.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटॉन दौड़ रहा है, ठीक है, और जाके मुझसे टकरा गया या किसी भी बॉडी से टकरा गया, किसी भी रेस्ट बॉडी से टकरा गया। तो फोटॉन जब भी किसी बॉडी से कोलाइड करता है तो वो टकराते वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पहली बात उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वो ड्यूरिंग कोलिजन अपनी सारी एनर्जी उस बॉडी को दे देगा जिससे वो क्या है, कोलाइड हुआ है। ट्रांसफर है ना, उसको हम लोग थ्योरी मानते हैं कि 100% ट्रांसफर कर देता है, ठीक है।
तो वही बात है कि फोटोन अगर इतनी एनर्जी का दौड़ता हुआ आ रहा है स्पीड ऑफ लाइट से और उसके ब्रोमीन के बॉन्ड से टकरा जाए तो सारी एनर्जी किसको दे देगा, ब्रोमीन को, और उतनी ही एनर्जी उसको टूटने के लिए चाहिए तो उसका ब्रोमीन का सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर फोटोन के थ्रू ये बॉन्ड तोड़ना है, फोटोन की एनर्जी के थ्रू ये बॉन्ड तोड़ना है, तो एक फोटोन सफिशिएंट होगा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और ऐसा फोटोन जिसकी एनर्जी एग्जैक्टली कितनी हो, ब्रोमीन की बॉन्ड एनर्जी के बराबर अगर है तो वो आसानी से हो जाएगा। ऐसे ज्यादा एनर्जी तो अच्छी बात है, लेकिन कैलकुलेशन में हम लोग बराबर वाले से ही निकालेंगे, ठीक है। बोलो भाई, और ये एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 2.05, और एक फोटोन की एनर्जी होती है कितनी, 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा, ठीक है। तो यहां से लैम्डा निकाल सकते हैं, लेकिन उसने वेवलेंथ नहीं पूछा है, इसने चालाकी से पूछा है, इसने कहा है वेव नंबर बताओ। तो आप क्या करो, है ना, हाँ क्या करो? हाँ बस, क्योंकि हम लोग को 1 बाई लैम्डा ही निकालना है यहाँ पे, तो बस यही करिए हम लोग, मतलब 1 बाई लैम्डा निकालना है, तो सीधे उसी को डिवाइड कर दो, वही 12,400 से डिवाइड कर दो, सीधे वेव नंबर आएगा, लेकिन वो एंगस्ट्रॉम यूनिवर्स में आएगा। बताओ कितना आ रहा है यहाँ पे, 2.05 डिवाइड बाई 12,400, ये वेव नंबर ही आ जाएगा सीधे, 1 बाई लैम्डा वेव नंबर होता है। तो 1.65 इंटू 10⁻⁴। हाँ, लेकिन ये एंगस्ट्रॉम इनवर्स में आ रहा है। अब जरा देखो आंसर किस में दे रहा है, चारों आंसर मीटर इनवर्स में दे रहा है, तो एंगस्ट्रॉम इनवर्स को किस में कन्वर्ट करेगा, मीटर इनवर्स में। बस ये काम और कर लो। क्या करें, एंगस्ट्रॉम इनवर्स को मीटर, क्योंकि एंगस्ट्रॉम डिनोमिनेटर में है, तो 1 एंगस्ट्रॉम है, 1 मीटर करेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा 10⁻10 और न्यूमिनेटर में आ जाएगा 10⁻, है ना, ये आई बात समझे। मतलब एंगस्ट्रॉम एक्चुअली न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में अगर एंगस्ट्रॉम को मुझे कन्वर्ट करना है मीटर में, 10⁻⁻10 एक ए है ना, लेकिन ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10+10 हो जाएगा। हाँ, तो ये मीटर इनवर्स में इतना हो जाएगा, तो 1.65 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। देखो ऐसा आंसर दिया भी कि नहीं दिया है, 1.65 इंटू 1.65 तो नहीं दिख रहा है, 2 दिख रहा है, मोटा मोटा यही आंसर है, 10⁻6 होना चाहिए। हाँ 10⁻6 बी एक बच्चे ने बताया भी था, किसने बताया था भाई, बड़ी जल्दी आंसर बताया था सर वो कैलकुलेटर से लग रहा था। कैलकुलेटर से, चलो बढ़िया है। वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। हाँ एक बात और, ये जो 12,400 से करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा फर्क आता है कैलकुलेशन डेसिमल की सेकंड डिजिट में, है ना, क्यों थोड़ा, क्योंकि बहुत एक्यूरेट करो ना, प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है 6.626 करके होता है, और ये जो निकाला जाता है वो 6.6 से ही निकाल लिया जाता है। अगर बिल्कुल एक्यूरेट करोगे तो 12.37.5 आता है मुझे यहाँ पे, 12.37.5 लास्ट में जहाँ 400 है वहां पे 375 आता है, और 375 को हम लोग मॉड्यूल थोड़ा सा चेंज करके 400 राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो जीरो तो कटने में आसान हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा राउंड ऑफ आएगा डेसिमल की थर्ड डिजिट या सेकंड डिजिट में, तो उससे घबराना नहीं है, हमें 4 में तो पता लगाना है। 1.62 आ रहा है, 1.65 है, तो मोटा मोटा वही सही है। सब्जेक्टिव में क्या है, उसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें आंसर रेंज में दिए होते हैं। जैसे मान लो आपका करेक्ट आंसर है 1.62 इंटू 10⁻6, तो वो आंसर की में एक रेंज में देते हैं कि 1.60 से लेकर 1.68 तक के सारे आंसर सही मान लेंगे वो लोग, है ना, क्योंकि अब वहां पे करने में कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो बच्चों से भी गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा सा वो रिलैक्सेशन दे रहे हैं। और इस साल उन लोगों ने एडवांस भी कल ही हुआ, एडवांस का पेपर, इस साल उन्होंने वो फॉर्मेट हटा दिया,
इस साल उन्होंने प्योर इंटीजर टाइप क्वेश्चन डाले, आंसर आपका 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और डेसिमल वाले हटाई थे, झंझट ही खत्म कर दिए, वो जहर था, आसान हो गया। क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा हेडेक की बात थी कि डेसिमल में निकालना है, 2 डिजिट तक निकालना है ना। तो इस साल अभी कल ही पेपर हुआ है, तो कल इन लोगों ने प्योर इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछे, आंसर 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 10 आ रहा है ना, लेकिन वो डेसिमल वाले हटा दिए। अच्छा किया, फालतू में बच्चों को लिए ज्यादा था वो। हाँ क्या कर, अभी देखो कुछ बच्चों का ही पता चल पाया, बच्चे बताते भी कम है थोड़ा सा, उनको लगता है ना जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए तब तक नहीं बताएंगे। अच्छे बच्चे ऐसा करते हैं। तो अभी प्रभास का आया था, प्रभास का 99 4 अटेम्प्ट में तीनों में 99.68 था, एक में ऐसे था। क्या नहीं समझे, क्लासरूम में वो 11th वाले ज्यादातर बच्चे को 11 से इनरोल होते हैं, अल्टीमेटली रिजल्ट वही देते हैं कोचिंग में, मतलब मैक्सिमम बच्चे, क्योंकि उनके पास टाइम रहता है, 11 पढ़ते हैं, 12 पढ़ते हैं, 12th में 11 का रिवीजन भी हम लोग कराते रहते हैं, साथ साथ टेस्ट के थ्रू ही होता रहता है, तो अल्टीमेटली वो लास्ट तक रम जाते हैं। हाँ, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं कि 11th में परफॉर्मेंस उनका मीडियम सा रहता है, मीडियोकर टाइप का, लेकिन 12th में पिकअप पकड़ लेते हैं, है ना, क्योंकि 11th में थोड़ा समझने भी टाइम लग जाता है, बहुत सारी हर चीज नई भी होती है। लेकिन अगर टेस्ट, बस ये है कि टेस्ट आप लोग जरूर देते रहिएगा, सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है टेस्ट देने से। तो टेस्ट आप जैसे संडे को 15 दिन के इंटरवल में होते रहते हैं टेस्ट, उसमें आप अपीयर जरूर होइए, है ना, आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता रहेगा कि आप कितनी चीजें समझ पा रहे हो, पढ़ने के बाद उसको अप्लाई कितना कर पा रहे हो, है ना। टेस्ट देने के बाद कॉन्फिडेंस भी आता है, चीजें जब सही होती हैं तो फिर लगता है यार और पढ़ते हैं, नंबर जब दिखते हैं आपके कि यार 100 बच्चों में मेरी 10वीं रैंक है या 15वीं रैंक है, कई बार 100 में 99 वाली भी हो सकती है, लेकिन एक ये रहता है कि यार हम भीड़ में कहाँ है, पता तो चलता है ना। तो कोई अगर टेस्ट नहीं देता तो उसको तो पता ही नहीं लगता है कि हम एग्जिस्ट कहाँ कर रहे हैं। नहीं तो आती है, तो तुम लोग का पोर्टल वगैरह कुछ होता है बच्चों का, स्टूडेंट पोर्टल, उसमें एक सेंटर रैंक होती है, हाँ उसमें वो होता है, आप लोगों ने शायद अभी ध्यान नहीं दिया हो, एक सेंटर रैंक आती है कि लखनऊ में जितने बच्चे हैं उस कोर्स में, जैसे 11th, उसमें क्या रैंक है, एक AIR आती है, उसमें उसी कोर्स में रेजोनेंस में जितने भी बच्चों ने ऑल इंडिया में इनरोल किया है, क्योंकि उनका नंबर हजारों में होता है, 30,000 40,000, उसमें क्या रैंक है। हाँ नहीं, आपके अभी एक भी पेपर नहीं हुआ क्या? तो उसका जब ये रिजल्ट आएगा पूछ लीजिएगा शिवम जी से या किसी से, क्या नाम से होता है, तो आप भूल रहे हैं उसको, आपको आपके एक रोल नंबर मिला होगा ना, रेजोनेंस की साइट में जाके आप अपना रिजल्ट ट्रैक भी कर सकते हो, है ना, अपने रिजल्ट को ट्रैक कर सकते हो कि जो आपके नंबर आए हैं उसमें किस में कितने कितने हैं, कितने सही कितने गलत, रैंक क्या है। हाँ उसमें एक AIR भी आती है। अच्छा तो एक बार खुद पूछेगा, हो सकता है कि अभी वो लोग रिफ्लेक्ट ना कर रहे हो, वो देते हैं वो लोग। सर AIR अब उसमें हम भी बता देंगे पोर्टल में कौन सा उसमें देखते हैं, पूरा नाम अभी नहीं आ रहा है, उसी में एक रहता है कॉलम बच्चों के, बात पता करके बताते नहीं, यहाँ से जो मैसेज आता होगा उसमें तो सेंटर की रैंक आती होगी, वो कुछ उसमें वो भी है ना कि अभी शुरुआत में शायद नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि होता क्या है शुरुआत में बच्चों, जैसे मान लो सेंटर रैंक के साथ अगर AIR भी दे दी है ना, और मान लो कि बच्चे का कुछ चैप्टर छूटा हुआ है, अभी शुरुआत में लेट एडमिशन हो रहा है और उनकी 40,000 में दिखी रैंक 38,000,
हाँ, तो बच्चे को कम फर्क पड़ेगा, पेरेंट को लगेगा मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, पता लगा बच्चे की पिटाई कर दी। तो अभी इसलिए थोड़ा सा हमें लग रहा है कि शायद कोटा की तरफ से ही होगा कि वो बंद कर रखा होगा ऑप्शन। हाँ कह दी देखिए, कुछ ऐसे होता है ना कि कुछ इतने सालों से कुछ ना कुछ केस होते आ रहे हैं। शुरुआत में 11th में होता है, बाद में फिर पेरेंट भी समझ जाते हैं कि हाँ 40,000 में अगर 20,000 आ रही तो वो रैंक खराब नहीं है ना, क्योंकि जेई का कट ऑफ ही बहुत समझ लो कि एडवांस के पेपर का कट ऑफ 25% रहता है ना, जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को बता रहे हैं, और अगर कोई कैटेगरी में तो और कम चला जाता है, कट ऑफ ही बहुत कम है। चलो अभी पढ़ाई कर लेते हैं, सब बात ही बात, ठीक है। हम लोग अपने टॉपिक से डेविएट नहीं होंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आते हैं। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है प्लेइंग थ्योरी पे समझ में आ गई हम लोग को, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे सोच रहे होंगे देखो बच्चे बातें कर रहे हैं और उनसे बातें नहीं कर रहे सर। नो सर आप लोग भी किसी दिन बीच में घूमने ही चले जाओ, सोचो आज चलो ऑफलाइन ही पढ़ते हैं। सर आलमबाग सेंटर में टीचर्स चेंज हो जाएंगे इसलिए नहीं। किसी दिन मतलब जरूरी नहीं कि आप लोग डेली आओ, एक हफ्ते में एक दिन ऐसे आ जाए करो, एक दिन ऑफलाइन क्लास लगा करे टाइम टेबल, तो इसी बहाने हम भी पहचान जाएंगे टीचर, आप लोग भी टीचरों से मिल लोगे, जैसे जो लोग आ रहे हैं तो मिल लिए लगभग टीचरों से, है ना। तो एक बार पहचान लो भाई मैथ्स कौन पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स कौन पढ़ा रहे हैं, है ना। चलो अच्छा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आ जाते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ये बहुत ही मतलब पॉपुलर एक्सपेरिमेंट में से एक था, ठीक है। इसको सबसे पहले वैसे हर्ट्ज नाम के ये जो साइंटिस्ट है, जिनके नाम पे फ्रीक्वेंसी की यूनिट हम लोग यूज करते हैं आज के डेट में, तो उन्होंने ये इस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, और इनके रिजल्ट्स को वो मैथमेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। मतलब जो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले परफॉर्म करा था, हर्ट्ज ने कराए थे, और उन्होंने अपनी जो थीसिस लिखी थी उसमें एक्सपेरिमेंट क्या है उसके रिजल्ट लिखते थे। अच्छा क्या था एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट बहुत आसान था। वो मेटल की एक प्लेट लेते थे, ठीक है, मेटल की एक प्लेट लेते थे और उस पे कोई रेडिएशन इंसिडेंट कराते थे। ज्यादातर वो यूज करते थे विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इन्हीं दोनों का इन्होंने यूज किया था। और मेटल, जैसे मान लो ये मेटल की प्लेट है और इस पे अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट कराई, तो इससे क्या हुआ, उस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगते थे, मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होना शुरू हो जाता था, ठीक है। और उस इलेक्ट्रॉन को फिर उन्होंने क्या किया कि इन इलेक्ट्रॉन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराई। एक उन्होंने ग्लास ट्यूब ली, है ना, ग्लास की ट्यूब, उसके एक एंड पे क्या लगाई, मेटल की फॉयल, और उस पे रेडिएशन इंसिडेंट कराई। ऐसा कराने से उससे इलेक्ट्रॉन निकले और उसको सामने वाली प्लेट तक पहुंचा दिया इलेक्ट्रॉन को उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो एक सर्किट कंप्लीट हो गया। और हाँ, तो उससे ना इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे थे उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, है ना। और उससे उन्होंने कुछ सेल बनाने की कोशिश ही की थी, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे थे, है ना। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट को मैथमेटिकली नहीं एक्सपेक्ट, क्योंकि वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपनी इक्वेशन लिख रहे थे तो वो मैक्सवेल की थ्योरी को बार बार यूज कर रहे थे, ठीक है। और उस क्योंकि ये जो ईयर है 1887, इससे पहले केवल मैक्सवेल ने थ्योरी दी थी। और अगर ये वाला प्लैंक थ्योरी का ईयर देखो जरा, प्लैंक ने थ्योरी इनके एक्सपेरिमेंट के बाद दी थी, 1900 समथिंग का। तो तभी मैं ईयर लिख देता हूँ, थोड़ा उससे चीजें कनेक्ट हो जाती है। मैक्स प्लैंक ने, हाँ, ये जो प्लैंक क्वांटम थी 1900 की थी। मतलब कहने का मतलब कि हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट काफी पहले हुए थे, लेकिन वो जब मैक्सवेल की थ्योरी से फॉर्मूले को रिलेट करते थे तो वो किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच पा रहे थे, है ना। तो उन्होंने फिर अपनी थीसिस अपनी रख दी, मतलब जो भी है वो थीसिस आइंस्टाइन के पल्ले जब पड़ी ईयर 1905, हाँ, तो उन्होंने उनको बकायदा पढ़ा, समझा, ये बहुत काम की चीज है यार, मेटल की प्लेट पे डाल रेडिएशन, उससे निकलने इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन से वो इलेक्ट्रिक सेल का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, सेल बनाने के प्रयास कर रहे थे। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट फिर से उसी जोश के साथ शुरू कर दिए आइंस्टाइन ने, ठीक है, और उसको मैथमेटिकली पूरा डिफाइन कर डाला, और वो उन्होंने हेल्प ली प्लैंक की क्वांटम थ्योरी का।
क्योंकि 1900 में प्लैंक क्वांटम थ्योरी आ चुकी थी, ठीक है। और उन्होंने ये बोला कि जैसे ये, अब देखो आप समझिएगा, ये जैसे मेटल की प्लेट है, ये मेटल की प्लेट है, इस पे कोई रेडिएशन इंसिडेंट करा है ना, तो इन्होंने बोला कि रेडिएशन किनसे मिलके बनी है, फोटोन से मिलके बनी है। उनमें से कोई एक फोटोन की एनर्जी क्या है, h nu है, और ये h nu फोटोन की एनर्जी, h nu एनर्जी का जो फोटोन है वो जाके टकरा रहा है किससे, मेटल की सरफेस से। अब उसके सामने अगर कोई इलेक्ट्रॉन पड़ गया, ठीक है, तो फोटोन की कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने बताया कि फोटोन ऐसा पार्टिकल होता है जिसका रेस्ट मास 0 होता है। जैसे ही किसी बॉडी से टकराता है तो रेस्ट में आ जाता है, और रेस्ट में आते ही उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। जैसे फोटोन जब तक फोटोन सी से चल रहा है तब तक उसके पास सब कुछ है, मोमेंटम भी है, एनर्जी भी है, ठीक है। लेकिन फोटोन जैसे ही किसी पार्टिकल से टकराया तो अपनी सारी एनर्जी किसको दे देगा, उस पार्टिकल को। इसका मतलब ये फोटोन जो रेडिएशन में फोटोन है, जैसे किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, मान लो कि एक फोटोन जो h nu एनर्जी का है वो इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, तो सारी h nu एनर्जी किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को। अब एनर्जी अचानक से खटाक से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है एटम में, डिंग डाउन, अचानक से आके फोटोन टकराएगा h nu एनर्जी का, तो वो उस h nu एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करेगा। तो आइंस्टाइन का कहना था वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही h nu एनर्जी उसको मिलती है उसको 2 पार्ट में यूटिलाइज करता है। पहले तो वो उस एटम की जो एटम के न्यूक्लियस के बाइंडिंग फील्ड से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मतलब मेटल की सरफेस तक आने की कोशिश करता है। एटम से बाहर निकलने के लिए उसके लिए कुछ मिनिमम एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होती है, उसको उन्होंने नाम दे दिया उन्होंने वर्क फंक्शन, कि हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस तक पूरी तरह से फ्री फॉर्म में आने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोल दिया वर्क फंक्शन। और उसके बावजूद भी कुछ एनर्जी अगर बची रह गई तो वो इलेक्ट्रॉन बाकी बची हुई सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में यूटिलाइज कर देगा, वो फिर सरफेस से दौड़ जाएगा, पीछे नहीं मुड़ के देखेगा, ठीक है। तो रिमेनिंग जो भी एनर्जी है वर्क फंक्शन में जितनी, वो तो एक फिक्स एनर्जी ही होती है, उसके अलावा जितनी उसे एक्स्ट्रा उसकी पास बच रही है वो सारी काइनेटिक एनर्जी में यूटिलाइज करते हैं। और ये उन्होंने प्लैंक क्वांटम थ्योरी का ही मदद दिया और एक इक्वेशन लिख डाली यहाँ पे, क्या, h nu किसकी एनर्जी है, देखो नीचे इक्वेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक, उसको एनर्जी कितनी मिली इलेक्ट्रॉन से जब फोटोन टकराया तो उसको h nu एनर्जी मिली, उसका एक पार्ट उसने यूटिलाइज किया वर्क फंक्शन, है ना। वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है तो उसको जस्ट सरफेस तक पहुंचाने के लिए मदद कर रही है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को, है ना, सरफेस तक फ्री फॉर्म में पहुंचाने के लिए जो रिक्वायर्ड है वो वर्क फंक्शन है। और बाकी की रिमेनिंग जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में यूज कर रहा है वो काइनेटिक एनर्जी, वो नीचे मैक्स लिख दिया कि मतलब वो सारी की सारी एनर्जी बची हुई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। हाँ, वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं और या तो ज्यादा दे दी जाती, क्योंकि ये मेटल के नेचर पे डिपेंड करती है, हर एक मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है ना, तो वो ज्यादातर तो दे ही दिया जाएगा, बाकी इसका एक फॉर्मूला भी बताएंगे। तो मेन आप पहले थोड़ा सा ये लिख लो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक क्या है, कोई पूछे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिफिनेशन बताओ क्या है या क्या होता है, तो बोल देना इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस, ejection of electron from a metal surface when radiation of particular wavelength incident on the metal surface is known as photoelectric effect, and the ejected electron are called photoelectron। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इस इफेक्ट के थ्रू उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन बोला गया, ठीक है। तो मेटल की सरफेस पे अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर रेडिएशन को इंसिडेंट कराएं तो उन रेडिएशन में जो फोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होते हैं और उनके कोलिजन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उस पूरे एक्सपेरिमेंट को क्या बोला गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स के कोलाइड होने के बाद निकलते हैं, इसलिए उनको फोटो इलेक्ट्रॉन बोला, ठीक है, कर लिए। अब ये फॉर्मूला
नोट कर लीजिए, है ना। इस फॉर्मूले को लिखने के लिए उन्होंने प्लैंक क्वांटम थ्योरी का ही हेल्प लिया, क्योंकि जो एचन्यू एनर्जी है वो फोटोन की एनर्जी है, ठीक है। और मैक्सवेल ने ऐसी कोई एनर्जी बताई नहीं थी, फोटोन की जिक्र ही नहीं किया। तो उन्होंने फोटोन को पार्टिकल माना कि जैसे ये फोटोन, इस डायग्राम में देखो फोटोन आके टकराया इस इलेक्ट्रॉन से, वो इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस से बाइंड था, ठीक है। उसके चारों तरफ जो भी अलग अलग तरह के न्यूक्लियस थे, अलग अलग, क्योंकि मेटल की सरफेस में एक इलेक्ट्रॉन किसी एक न्यूक्लियस से नहीं बॉन्ड होगा, क्योंकि उसके चारों तरफ कई तरह डिफरेंट टाइप के एटम होंगे, है ना। तो कई सारे एटम की बाइंडिंग फील्ड, ठीक है। तो अल्टीमेटली पूरी तरह से फ्री होने के लिए उसकी जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो वर्क फंक्शन होती है, ठीक है। और एक बार वो सारे बंधन मुक्त हो जाएगा, ठीक है, और अपने आसपास के सराउंडिंग के न्यूक्लियस से फ्री हो जाएगा, बाइंडिंग फोर्स से फ्री हो जाएगा, तो बाकी बची हुई एनर्जी सारी इसमें यूटिलाइज करेगा, काइनेटिक एनर्जी। और अगर वो मान लो कुछ v वेलोसिटी से दौड़ रहा है, मास उसका m है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ, अगली लाइन में देखो मैंने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी को हाफ m/v², ठीक है। m इलेक्ट्रॉन का मास है और v वो उस मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे दौड़ रहा है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, अब इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, ठीक है। और उसमें आपको कुछ बातें दे दी जाएंगी, जैसे फ्रीक्वेंसी दे देगा फोटोन की, ठीक है। फ्रीक्वेंसी नहीं देगा तो लैम्डा दे देगा, तो हम लोग वही sc/λ से फोटोन की एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी या तो दे देगा कि भाई इतनी काइनेटिक एनर्जी दौड़ रहा है, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी देगा तो वर्क फंक्शन पूछ लेगा, अदरवाइज वर्क फंक्शन दे देगा तो काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा। ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे फोटोइलेक्ट्रिक। तो मेन इक्वेशन बस ध्यान रखना, एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन है, hν एनर्जी का फोटोन आगे टकरा रहा है, वो जो एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रॉन को आफ्टर कोलिजन, उसको वो दो पार्ट में यूटिलाइज कर रहा है। पहले तो उस माया मोह से बाहर निकलने के लिए, मतलब उस एटम की बाइंडिंग फील्ड से आजाद होने के लिए, उसके जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वर्क फंक्शन, पहले तो उसमें जितनी खर्च हो सकती है उसमें खर्च करेगा, जो बच जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी में यूटिलाइज करेगा, ठीक है। अब इसमें टर्म आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर कहीं लिखा हो तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, जो फोटोन को जस्ट इजेक्ट करा दे। क्या मतलब कि आप वर्क फंक्शन के बराबर ही एनर्जी दे दोगे। जैसे मान लो कि वर्क फंक्शन 10 किलो जूल है किसी एटम में, है ना, तो आप उस पे जो फोटोन रेडिएशन इंसिडेंट कराओ वो 10 किलो जूल वाली एनर्जी ही इंसिडेंट कराओ, तो उसमें क्या होगा, वो सारी एनर्जी किसमें यूटिलाइज कर लेगा, वर्क फंक्शन में। वो फ्री होके सरफेस पे आके खड़ा तो होगा, लेकिन आते ही गिर पड़ेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, है ना। मतलब वो उसकी काइनेटिक एनर्जी जस्ट 0 हो जाए, मतलब सारी एनर्जी वो वर्क फंक्शन में तो यूटिलाइज कर ले, लेकिन दौड़ ना पाए, सरफेस से बाहर निकल ना पाए, ठीक है। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसको देने पर इलेक्ट्रॉन विद 0 काइनेटिक एनर्जी इमिट होता है, ठीक है। मतलब वो इमिट हो ही नहीं पाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, लेकिन वो किसी वेलोसिटी से दौड़ नहीं पा रहा होगा। हाँ, लेकिन इसको हम लोग सक्सेसफुली मान लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं। अगर इसके सामने एक ऐसी प्लेट लगा दे जिसमें नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दे, तो वो खींच लेंगे इलेक्ट्रॉन खड़ा जो फ्री हो चुके हैं, ठीक है। वो खुद तो नहीं दौड़ पा रहे, लेकिन सामने ऐसी प्लेट लगा दे, इस पे इलेक्ट्रॉन के कौन से नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगा दे, तो उन सारे इलेक्ट्रॉन को जो 0 काइनेटिक एनर्जी से सरफेस पे आ तो गए लेकिन दौड़ नहीं पा रहे, उनको वो खींच लेंगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसको मान लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो गया, सक्सेसफुली अकर हो गया। तो ये देखो लिखा हुआ है, वर्क फंक्शन की डिफिनेशन भी लिखी हुई है, देखो वर्क फंक्शन कोई पूछे क्या है, हाँ एक्चुअली वो न्यू नॉट वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन बोलते हैं द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस विद 0 काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस विद 0 काइनेटिक एनर्जी, कॉल्ड वर्क फंक्शन, ठीक है। इतनी एनर्जी दे दो जिससे इलेक्ट्रॉन
जस्ट इजेक्ट हो, लेकिन इजेक्ट होते ही समय उसके पास काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल भी ना बचे, सारी एनर्जी वर्क फंक्शन में यूटिलाइज हो जाए, तो वही एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगी, है? इस फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी 0 कर दें तो ये मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन के ही बराबर हो जाएगी, और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट लिख देते हैं। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट, और न्यू नॉट ही हमारी क्या हो जाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ बिल्कुल सही। और न्यू नॉट को अगर ओपन कर दें, लिखते हैं c बाई लैम्डा नॉट, तो ये लैम्डा नॉट को यहाँ पे थ्योरी में क्या बोल सकते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी बोल सकते हैं। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगी वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो वर्क फंक्शन का ये एक फॉर्मूला बन जाता है। कभी आपसे वर्क फंक्शन ही पूछ दिया जाए, लेकिन आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फिर उसको देनी पड़ेगी क्वेश्चन में। तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h इनटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h इनटू न्यू नॉट, ठीक है। न्यू नॉट ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लियर बात आ गई समझ में इतनी, है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की कोई डेफिनेशन पूछे तो बोल देना, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट से जिसको डालने पर जस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इजेक्ट हो जाए विद जीरो वेलोसिटी, नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी को ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके इंसिडेंट कराने पे जस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए विद जीरो काइनेटिक, ठीक है। और इस फॉर्मूले में न्यू नॉट जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगी उसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कहीं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोले तो समझते हैं न्यू नॉट के करस्पॉन्डिंग जो न्यू नॉट इक्वल टू c बाय लैम्डा नॉट से जो लैम्डा नॉट आएगा वही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगी, ठीक है। अभी जैसे क्वेश्चन करते हैं पहले, है ना, इतनी बातें तो समझ में आ गई, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है तो उसका आइडिया में, हाँ देखो, इस फॉर्मूले में हम लोग को एनर्जी निकालनी पड़ेगी फोटॉन की, और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही ले लेना आप लोग, वही 12400 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में फिर लेना, क्योंकि एनर्जी उससे जो निकलेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगी, है ना। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन के लिए तो वही फॉर्मूला लगाना ही है आपको, 12400 अपॉन लैम्डा, लैम्डा शुड बी इन एंगस्ट्रॉम, उससे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, है। देखिए क्वेश्चन ये कर डालो आप लोग, आसानी खुद ही कर लोगे ये। When electromagnetic radiation of wavelength of 310 नैनोमीटर, ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसकी वेवलेंथ दी हुई है 310 नैनोमीटर, फॉल स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम मेटल, हाँ, इतनी वेवलेंथ के जो रेडिएशन है वो सोडियम मेटल की सरफेस से स्ट्राइक कर रही है। फिर बोल रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद काइनेटिक एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा करने पे उसकी सोडियम की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ 2.5, हाँ 2.5 है। तो पूछा क्या, कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम मेटल, आपसे सोडियम मेटल का W पूछ रहा है, वर्क फंक्शन पूछ रहा है, ठीक है। करो एक बार ट्राई करो, जो वेवलेंथ है रेडिएशन की दे रखी है, फोटॉन की वेवलेंथ दे रखी 310 नैनोमीटर, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी, W पूछ रहा है, सीधा वही फॉर्मूला ही लगाना है, लेकिन एक बार करूँ आप लोग पहले खत्म कर लीजिए। सर 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, यस सर। हाँ ठीक ठीक सही बोला, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला सबसे पहले क्या लिखेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है वो हो जाएगी h म्यू,
पहले मैंने m लिखा, इसको w लिखा। अब आगे नेटवर्क ना, तो ये हो गया। ठीक है, देखो h nu इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस k मैक्स। ठीक है, अब देखो आपने लैम्डा सी 400 अपॉन लैम्डा नैनोमीटर में 310 है। एंगस्ट्रॉम में क्या करना पड़ेगा, एक जीरो बढ़ा दो इसमें। ठीक है, तो 3100 हो जाएगा 31। लेकिन ध्यान रखना, इससे आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आने वाला है। वर्क फंक्शन हमें निकालना है, काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है। अच्छा, ये अच्छी बात है कि उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है ना। तो ये आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर W प्लस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस करने में कोई समस्या नहीं है, सेम यूनिट है। तो ये आ गया 2.5 इलेक्ट्रॉन। बस यही आंसर। आपसे वर्क फंक्शन पूछ रहा था मेटल का, तो आंसर हो गया वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम मेटल W इक्वल टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। इसमें काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी थी तो डायरेक्ट माइनस हो गया। ठीक है, अगर जूल में देता तो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते फिर माइनस करते। नहीं, हाँ, ये नोट कर लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का फॉर्मूला। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगा न्यू नॉट इक्वल टू c बाय लैम्डा नॉट। तो यहाँ से जो वेवलेंथ आएगी वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो ये तो हो ही गया। अब इसमें 2 रिजल्ट हैं, उनको बस देख लीजिए, इसमें छुट्टी होनी है ना। 2 रिजल्ट, छोटे छोटे रिजल्ट है। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो रिजल्ट हैं वो क्या कहते हैं। तो हाँ, इसमें एक रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट पहला रिजल्ट है रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम मेटल इज 0 to Ke max। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि बोला जाता है कि जब फोटोइलेक्ट्रिक कराते हैं हम लोग तो उसमें हर तरह के काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, है ना। जैसे hnu एनर्जी का फोटोन टकराया और फंक्शन से, तो उसमें 0 से लेकर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इस रेंज के हर काइनेटिक एनर्जी के फोटोन निकलते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें एक एजम्पशन ले लिया था आइंस्टाइन ने। उन्होंने केवल कौन सी काइनेटिक एनर्जी ली थी, hν बराबर W प्लस Ke मैक्स। मतलब हम लोग जब कैलकुलेशन की बात करेंगे, न्यूमेरिकल की बात करेंगे, तो हमेशा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले फोटोन के रिस्पेक्ट में हाँ। अब इसको अगर थ्योरेटिकली समझना हो कि यार ऐसे कैसे कि 0 से काइनेटिक एनर्जी मैक्स, इस रेंज के सारे फोटोन निकल रहे हैं, इसका मतलब ये भी होगा यहाँ पे कि जैसे कुछ केसेस में ऐसा भी होगा कि एनर्जी लॉस भी हो रही होगी, है ना। मतलब फोटोन आके टकराया किससे, इलेक्ट्रॉन से, लेकिन सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी उसको नहीं दे पाया। क्योंकि देखो अगर वो 100% दे देगा तो जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला ही निकलना चाहिए। ऐसे तो सारे इलेक्ट्रॉन उस मेटल की सरफेस से एक सेम काइनेटिक एनर्जी वाले निकलने चाहिए, वो भी मैक्सिमम के बराबर वाले। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या आ रहे थे कि
एक रेंज में निकल रहे, 0 से कई मैक्स के बीच के हर तरह के निकलते हैं। इसका मतलब इसका मीनिंग ये होता है कि सारे फोटोन 100% एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर पाते। वैसे तो 1 by 1 होता है, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है, लेकिन बस ये है कि जैसे मैं 100 जूल का फोटोन और इस बच्चे से टकराया तो पूरी 100 कन्वर्जन होने की पॉसिबिलिटी 100% नहीं होती है। हो सकता है कि 100 की मैं 99 इसको दे पाऊंगा, 1% का लॉस हो गया तो वो कम के मैक्स से थोड़ी कम एनर्जी का निकलेगा, ठीक है। या मैं 98 दे पाया तो फिर वो तो और कम एनर्जी का निकलेगा, वो के मैक्स से नहीं निकलता है ना। इसका मतलब सारी कोलिजन के दौरान, मतलब फोटोन इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के दौरान 100% एनर्जी कंजर्व नहीं होती। लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे के मैक्स ही लिखेंगे और के मैक्स मान के ही क्वेश्चन को करेंगे। ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, बस आपको पता होना चाहिए कि ऐसा वास्तविकता में ऐसा होता है, लेकिन न्यूमेरिकल में हम लोग केवल किस एनर्जी की बात करते हैं, मैक्सिमम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। फिर नेसेसरी कंडीशन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक कब होगा कब नहीं होगा, तो उसके लिए कंडीशन है जो भी लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा या बराबर भी होगी तो भी चलेगा, ठीक है। ये कंडीशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट should be greater than or equal to threshold frequency, ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन फुलफिल्ड हो जाए कहीं पे तो वहां पे मान लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सक्सेसफुली हो रहा है, ठीक है। इंसिडेंट लाइट की एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो या बराबर हो। आज बहुत सारा तुम लोगों को गिफ्ट मिल गया है, बैग भी मिला है, अम्ब्रेला भी मिला है। चलो फिर इतना ही रखते हैं। सेक्शन बी करना है आप लोगों को, सीट में होमवर्क लिख लीजिए, एक्सरसाइज 1 सेक्शन बी, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों, हाँ पार्ट 1 ही अभी करिए आप। और एक आपको मैं वर्कशीट अभी भेज दूंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वो आप लोग क्या किया करो, वर्कशीट के क्वेश्चन अपने नोट्स में ही ऐड कर लिया करो, बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनको कर दिया करो। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में कराएंगे यहीं से, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, हाँ ओके बेटा, थैंक यू सर। वाइंड अप Thank you, sir. ओके।